स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल साइंस क्रिएचर्स पे। हमारा चल रहा था क्लास 12 केमिकल काइनेटिक्स। यहाँ तक हमारी बात हो चुकी थी। केमिकल काइनेटिक्स में हमने क्या क्या पढ़ लिया था? हमने पढ़ लिया था कितने प्रकार की रिएक्शन होती है। रेट ऑफ रिएक्शन को हम बात कर रहे थे। रेट ऑफ रिएक्शन में हमने बात की थी और इसका आपको हमने मात्रक भी बताया था कल। मात्रक में आपको क्या बताया था? मोल, लीटर इनवर्स और टाइम इनवर्स। टाइम में आपको सेकंड, मिनट और या हावर्स मिल सकते हैं। इस बात को आप ध्यान रखें। रेट ऑफ रिएक्शन हो गई थी। फिर हमारा अगला पॉइंट था एवरेज वेलोसिटी। औसत वेग। फिर दूसरा था इंस्टेंट। dx by dt लिमिट dt टेंड्स टू 0। ये था प्लस माइनस x2 माइनस x1 t2 माइनस t1। यहाँ तक की हमारी बात हो चुकी थी। इसका थोड़ा विशेष ध्यान रखें मात्रक का। यहाँ तक की हमने बात कर ली थी। रेट ऑफ रिएक्शन हम पढ़ चुके हैं। बिजलियां कितने प्रकार की होती है ये भी हम पढ़ चुके हैं। अब आते हैं एवरेज वेलोसिटी, अब आते हैं इंस्टेंट। अब अगला टॉपिक क्या होगा? चार चीजें आपने पढ़ ली। चार चीज पढ़ने के बाद आपने लगाया दिमाग लगाने के बाद आपने सोचा कि अब ऐसा तो हो गया, चलो हो गया। अब एक रिएक्शन होगी A प्लस B टेंड्स टू C प्लस D। दैट इज ए रिएक्शन है। A प्लस B टेंड्स टू C प्लस D। इसके लिए आपको लिखना है रेट ऑफ रिएक्शन। इसके लिए अब आपको अगला पॉइंट आएगा व्हाट इज रिप्रेजेंट। रिप्रेजेंट कैसे करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन को? ये किसी अभिक्रिया के लिए, किसी अभिक्रिया के लिए रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? अब अगला सवाल आ गया ये। अब आ गया अगला सवाल। आज का टॉपिक भी यही है। तो फिर कि कैसे, कि जैसे ये टूटेगा, मतलब ये अभिकारक है, रिएक्टेंट है, ये टूट के प्रोडक्ट बनाता है, ये सबको पता है। रिएक्टेंट टूट के प्रोडक्ट बनाया तो ये कितनी दर से टूट रहा है। आज ये चर्चा करेंगे कि कितना टूट रहा है, ये कितना टूट रहा है, ये कितना बन रहा है, ये कितना बन रहा है। तो दैट इज ये फॉर्मेशन होगा, इनका रिड्यूस होगा, मतलब ये टूटेंगे। तो रिड्यूस या फॉर्मेशन मतलब अभिकारक टूटता है, उत्पाद बनता है। तो आइए सब चर्चा करते हैं, चर्चा चालू करते हैं। रिएक्शंस। रिएक्शंस होती है हमारे पास केमिस्ट्री में क्या? दो प्रकार की रिएक्शन होती है। एक तो स्टोइकियोमेट्री होती है, नॉन स्टोइकियोमेट्री। स्टोइकियोमेट्री और नॉन स्टोइकियोमेट्री मतलब रस समीकरण और रस समीकरण। मतलब उसमें क्या होता है, जैसे ये एक साधारण अभिक्रिया है, एक साधारण अभिक्रिया है। साधारण अभिक्रिया को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। क्यों? आइए चीजों को चर्चा करते हैं। क्यों? क्योंकि इसके आगे जो स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक होते हैं ना, वो सबके आगे क्या है? सेम है, 1 1 है सबके आगे। तो इसका अपन को है ना रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है। रेट ऑफ रिएक्शन की चर्चा करने से पहले आइए अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसको सीखते हैं पहले। ठीक है, यही लिख देते हैं। इसका रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है अपन को। R बराबर, सांद्रता को हमेशा ऐसे कोष्टक में लिखा जाता है, दैट इज रिप्रेजेंट सांद्रता। कंसंट्रेशन। ओके, आइए तो पहले कैसे लिखेंगे? अभिक्रिया का वेग आपको बता दिया था उस दिन, इकाई समय में सांद्रता में परिवर्तन, दैट इज कॉल्ड रिप्रेजेंट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन। आइए लिखते हैं कैसे। डी लगाएंगे नहीं लगाएंगे बताइए? दैट इज रिप्रेजेंट ए की सांद्रता अपॉन dt। दैट इज सही है कि ए के लिए? नहीं है, क्योंकि ए माइनस लगेगा यहाँ पे। तो r बराबर माइनस डी अपॉन dt, दैट इज रिप्रेजेंट ए को। अभिकारक ए के वेग को प्रदर्शित कर रहा है ये। ठीक है, अब ये सारे बराबर होंगे, इस बात का ध्यान रखें। तो माइनस डी ये भी अपॉन dt। फिर ये अगला, अब ये यहाँ पे ये माइनस लगाना जरूरी है क्या? आप बताइए जल्दी फटाफट। dt और d d अपॉन dt। यहाँ पे दोनों पे माइनस लगेगा नहीं लगेगा, क्योंकि उत्पाद हमेशा पॉजिटिव आता है तो लगाने की जरूरत नहीं है। ऊपर दोनों माइनस आएगा, dt जो रिप्रेजेंट होता है जिनके स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक समान रहते हैं उनके लिए यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन को ऐसे प्रेजेंट करेंगे, d अपॉन dt माइनस d अपॉन dt। या अभिकारक के लिए माइनस d अपॉन dt, ये रिएक्टेंट के लिए, दैट इज दोनों प्रोडक्ट के लिए। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट समझ में आया? यहाँ तक चीजें आनी चाहिए। फटाफट जल्दी से ये चीजों को समझते हैं आगे क्या होता है।
समय के साथ अभिकारक की सांद्रता घटती है और उत्पाद की सांद्रता बढ़ती है। यह बात हमने कल चर्चा चर्चा हम कर चुके थे। आइए चीजों को आगे बढ़ते हैं। याद हमने रिप्रेजेंट कर दिया एक अभिक्रिया के लिए जिसके स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक समान है, उसके लिए हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। अब दूसरे ट्विस्ट आता है कि जिनके वो स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक जिनके समान नहीं होंगे उनको कैसे करेंगे। अब अगला आपने दिमाग में क्लिक आना चाहिए, क्रॉस क्वेश्चन आना चाहिए, हैंड टू हैंड। ये तो आपने कर दिया, ये तो सामान्य अभिक्रिया के लिए कर दिया। अब आप एक रिएक्शन लेके बताइए जिसमें स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक समान नहीं है, तो उनके लिए कैसे रेट ऑफ रिएक्शन रिप्रेजेंट करेंगे, उसके लिए आइए चीजों को समझते हैं कैसे करेंगे। उसको समझने के लिए सबसे पहले आप एक रिएक्शन लिखिए, कॉमन रिएक्शन लिखेंगे, सबसे पहले बात कॉमन पे करेंगे, ठीक है। फिर आपको एक नोट पे लिखाएंगे जिसमें आप क्लिक करेंगे डायरेक्टली। आप इतना समझने की जरूरत नहीं है, पहले थोड़ा समझिए। लेकिन आइए स्मॉल ए टेंड्स टू, ये एक रिएक्शन है, ये एक रिएक्शन है जिसके स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक अलग अलग है हर का, ठीक है। अब इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन की आपको क्या करनी है, इसके लिए आपको रेट ऑफ रिएक्शन की गणना करनी है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको करना पड़ेगा, चीजों को समझे कैसे लिखेंगे इसको, कैसे इसको रिप्रेजेंट हम कर सकते हैं। रिप्रेजेंट करने के लिए आइए समझते हैं कैसे। वहां पे आपने करा डी अपॉन dt, dp अपॉन dt, यहां तक आपको चीजें क्लियर हो गई होगी। लेकिन अब आ गया आपके पास संकट कि कैसे करें, इसको कैसे रिप्रेजेंट करें। इसको आप इसमें तो स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक वहां तो कुछ नहीं था, आपने माइनस लगा दिया, एक ही सांद्रता बटे लगा समय, सांद्रता में परिवर्तन, और इसमें जितने पर समय में परिवर्तन हो रहा है वो कैसे, ठीक है। अब ये होता है, देखो आप चर्चा कीजिए कैसे। आप इसको एग्जांपल लीजिए, ये 3 है और यहाँ पे 1 है, तो ए के उपभोग, ए जितना यूज हो रहा है ना वो बी का कितना है, ए बी का कितना है, 3 गुना है। तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे अपन, ए के उपभोग होने की दर बी के उपभोग होने की दर की कितनी है, 3 गुना ज्यादा से हो रहा है, मतलब क्योंकि इसका 1 है इसका 3 है। एग्जांपल लेना कि ए बी लेके चलना, लेकिन आप ध्यान रखना इसका 3 है इसका 1 है, तो ए ज्यादा, ए कितना रिड्यूस होगा बी की तुलना में, 3 गुना ज्यादा होगा। तो इसका कहने का मतलब ये है कि ए 3 गुना ज्यादा होगा, तो 3 गुना ज्यादा से आप तात्पर्य कैसे ले लेंगे। अभिकारक के वेग, अभिकारक जितना वेग कम लेगा ना, अभिकारक अपॉन अभिकारक या उत्पाद के वेग को उनमें समीकरण जितने भी गुणांक आएंगे ना उनके आगे, उनका अपन को लगाना है भाग। अब इन चीजों को कंसीडर करते हुए आगे चलते हैं कैसे, आइए चीजों को समझते हैं कैसे। तो दैट इज दूसरी कंडीशन है हमारे पास, क्या यहाँ तो क्या थी, स्टोइकियोमेट्री समान, स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक समान, यहाँ पे स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक समान नहीं होंगे, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले आप चीजों को समझे। आइए यहाँ पे स्टोइकियोमेट्रिक कांस्टेंट समान नहीं है, समान नहीं है, समान नहीं है, तो क्या करना पड़ता है, कोएफिशिएंट समान नहीं है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है। आइए अभिक्रिया का वेग, यहाँ पे लिखिए रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन तो मैंने आपको क्या बताया है, तो 1 अपॉन ए, 1 अपॉन ए, और ए के टूटने की दर कितनी दर से वो टूट रहा है, ठीक है। ये तो हो गया हमारे पास ए के लिए, ए के लिए हो गया, ठीक है। इसी प्रकार बी, ये समान, क्योंकि बी भी अब एक अभिकारक है, तो दोनों टूटेंगे क्योंकि रिएक्टेंट हमेशा टूटता है, प्रोडक्ट हमेशा बनता है। तो प्रोडक्ट के लिए 1 अपॉन सी, सी के बनने की दर, और 1 अपॉन डी, स्मॉल करना इसको, और डी के बनने की दर। यहाँ तक तो आपने लिख लिया। अब इसको आपको रिप्रेजेंट करना है, रिप्रेजेंट करने के लिए आप क्या करेंगे, आइए चीजों को समझते हैं। यहाँ पे ये तो था कंसीडर करने का तरीका कि आप स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक का भाग लगाना पड़ेगा, आपको लगाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है तो रेट ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए सबसे पहले 1 अपॉन ए डी, ए अपॉन डी टी, माइनस लगेगा नहीं लगेगा, ऑब्वियसली लगेगा, क्यों नहीं लगेगा, नहीं लगने की कोई वजह भी नहीं है, ठीक है। सेम 1 अपॉन बी डी बी अपॉन डी टी, यहाँ भी माइनस लगेगा, बराबर, यहाँ बराबर आगे कर लेना 1 अपॉन सी डी सी अपॉन डी टी, 1 अपॉन डी डी अपॉन डी टी।
तो क्या समझे आप? कुछ नहीं समझे। स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जिनके समान थे उनके लिए आपको उनके गुणा उसके भाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। उनके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट की यहाँ पे अलग अलग है तो उसके बराबर रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकलेगा? डी अपॉन dt हम जानते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन का तो फार्मूला क्या है? हमको आर एवरेज का फार्मूला पता है। रेट ऑफ रिएक्शन को आर से रिप्रेजेंट करते हैं और डेल एक्स अपॉन डेल टी, सांद्रता में परिवर्तन बटा लगा समय। आपको लाना तो यही है। अब इसने आपको यहाँ पे दो दे दिया। एक तो जिनके लिए ट्रिग्नोमेट्रिक कोएफिशिएंट समान नहीं है तो उनके लिए जो समान है उसके समान, अब इसको समान कैसे करोगे आप? इसको इस फॉर्म में कैसे बदलोगे? तो आप ऑब्वियसली आपको पता है इसमें ए का भाग लगाना पड़ेगा। तो ए से ये कट जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा? ए की ये फॉर्म बन जाएगी, तो ये यहाँ भी ए की ये फॉर्म बनेगी। तो दैट इज सिमिलर टू ये, सिमिलर है इसके। बस करना कुछ नहीं है आपको। इस बी को हटाना, तो बी को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? ए का भाग तो लगाना नहीं पड़ेगा, ऑब्वियसली बी का ही भाग लगाना पड़ेगा। तो बी से बी क्रॉस होता है, इसलिए यहाँ पे भाग लगा दिया जाता है। ठीक है, दोनों चीजें क्लियर है यहाँ से। दैट रिप्रेजेंट when so trigonometric coefficient are same, no problem as it is, and when significant coefficient are not equal, समान नहीं है, तो इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन ऐसे लिखना पड़ता है। तो दोनों चीजें यहाँ से क्लियर हो चुकी होगी मेरे हिसाब से, आपको अच्छी तरह समझ में आ चुका होगा। आइए चीजों को अब इनको अपन लिखेंगे एक लाइन में। ठीक है, कैसे? नोट डाल के लिखिए पहले तो एक बात को। नोट डाल के लिखिए। अभिक्रिया वेग वह अभिकारक के टूटने की दर अभिक्रिया वेग अभिकारक के टूटने की दर, अभिक्रिया के टूटने की दर में उत्पाद के बनने की दर में संबंध लिखिए फटाफट। दैट इज रेट ऑफ रिएक्शन। अभिक्रिया वेग इसको कैसे रिप्रेजेंट करना है? 1 अपॉन क्या आएगा इस 1 अपॉन में? इसके लिए कॉमन निकाल रहे हैं अपन, ध्यान रखना। इसमें स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक समान होंगे उनके लिए भी, और जिनके लिए स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक समान नहीं होंगे उनके लिए भी। मैंने अभिकारकों के टूटने की दर या उत्पाद के बनने की दर, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू प्लस माइनस 1 अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, दैट इज यहां तक दिया कोएफिशिएंट अभिकारकों के टूटने की दर, दैट इज अभी उत्पाद के बनने की दर। ये आपको बता दिया था उसमें। तो लिखिए एक सामान्य विक्रिया के लिए व्हेन, पहला पॉइंट आगे लिखना व्हेन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट आर सेम, जब स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक समान होते हैं तो उसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो रेट ऑफ रिएक्शन आर बराबर माइनस डी ए बाई डी टी बराबर माइनस डी बी अपॉन डी टी, दैट इज माइनस डी सी अपॉन डी टी, सॉरी प्लस, दैट इज उत्पाद होगा, और बराबर माइनस डी डी अपॉन डी टी। तो ये कौन सी अभिक्रिया के लिए लिखा है? इसको आप ऊपर लिख लेना यहाँ पे।
ए प्लस बी दैट इज, ये हो गया रिएक्टेंट और ये हो गया प्रोडक्ट। समय के साथ इसकी सांद्रता में कमी, ये बढ़ेगा। दैट इज रिप्रेजेंट, यहां तक समझ आएगा, व्हेन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट आर सेम, दैट इज ये रिएक्शन को आप यहां लिख लेना, इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। अब जैसे दूसरा पॉइंट लेंगे, व्हेन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट आर नॉट इक्वल। यहां तक चीजें क्लियर? इस नोट को आप थोड़ा ध्यान में रखना, ये यहां पे है जो, दैट इज पैनासिया, हर चीज के लिए लगेगा ये थोड़ा आप लिखना, मैं यहां लिख देता हूं दूसरा वाला। व्हेन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट आर नॉट इक्वल, व्हेन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट आर नॉट इक्वल, दैट इज रिएक्शन कैसे होगी, पहले तो वो लिखिए आप, स्मॉल ए ये इसकी अभिक्रिया है। अभिक्रिया के लिए इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है, तो R बराबर 1 अपॉन A dA अपॉन dt माइनस का बराबर माइनस 1 अपॉन B dB अपॉन dt 1 अपॉन C dC अपॉन dt 1 अपॉन D dt अपॉन dt। यहां तक चीजें क्लियर? आप चीजों को कंसीडर करें, ध्यान में रखें अच्छी तरह। ये दूसरा पॉइंट था, ये पहला पॉइंट था। व्हेन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट आर सेम, दैट इज ये, दैट इज ये। यहां तक चीजें क्लियर? इसका थोड़ा ध्यान रखना, ये इनसे दोनों निकाले मैंने, बस इसको ध्यान रखा जाएगा। आप सब कुछ निकाल लोगे, ये तो वही इतना टाइम का आपको अच्छा लगे देखने में, बस उसके लिए था और कुछ नहीं था यहाँ पे। ठीक है, चीजें क्लियर करो यहाँ तक। आइए इस क्वेश्चन करते हैं फटाफट, क्वेश्चन लगाएंगे, फिर अगला टॉपिक पढ़ेंगे। इनको इफेक्ट करेंगे, जो इसको रेट ऑफ रिएक्शन को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन, जिस कारक को इफेक्ट करेंगे, जो या तो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देंगे या घटा देंगे, उन पे चर्चा करेंगे। आइए फटाफट पहले इसको देखते हैं जल्दी, ठीक है। एक क्वेश्चन लगाते हैं जल्दी से, अच्छा सा एक क्वेश्चन से सब कुछ समझा दिया जाएगा। चीजें यहाँ तक क्लियर? ये सवाल लिखिए अच्छा सा, एक ही सवाल करवाएंगे, उसमें एक में आपका हो जाएगा पूरा। देखिए क्वेश्चन, टू SO2 प्लस O2 टेंस, ये हमारे पास दे दिएगा अभिक्रिया। व्हेन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट आर नॉट इक्वल, उसके लिए अपन को रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है। पहला सवाल इसमें लिखिए आप, अभिक्रिया वेग, अभिक्रिया वेग, लेकिन आप सवाल का टेस्ट तो लिखिए, अभिक्रिया वेग तो अपन निकालेंगे। 2SO2 टेंड O2 2SO3, यदि O2 के टूटने की दर, यानी कि अब यदि O2 के टूटने की दर 8 सेकंड इनवर्स है, तो यदि O2 के टूटने की दर 8 ग्राम मीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स है, तो याद कीजिए क्या, पहला पॉइंट रिएक्शन रेट, अभिक्रिया वेग। आइए चर्चा करते हैं चीजों को समझते हुए। हमने पढ़ा था क्या, व्हेन स्टोइकियोमेट्री आर नॉट इक्वल, तो आप किसी के लिए भी एक को उठा के उसमें उसका वो कर देना क्या, 1 अपॉन a, 1 अपॉन दैट इज कोई भी कोएफिशिएंट हो सकता है, n1 मान लो, यहां पे आप इसको 1 अपॉन n1, तो d SO2 अपॉन dt।
that is minus is equals to 1 upon n2 that is equals to d O2 upon dt और ये इनके इक्वल हो जाएगा 1 upon n3 d SO3 by dt। यहाँ तक चीजें क्लियर? तीनों दूसरे के इक्वल है, कोई से भी एक पे निकालना है। एक पे निकालना है तो चालू करता है काय पे निकालेंगे। आइए काय पे निकाले बताओ। आपका वो इस पे निकाल दिया जाएगा। बताइए आप किस पे निकाले? पहला अपन निकालेंगे O2 पे। आइए O2 पे कैसे निकालते हैं? O2 पे क्या दे रखा है? यदि O2 के टूटने की दर, सवाल में जो दे रखा है वैसे सवाल, यदि O2 के टूटने की दर 8 ग्राम पर लीटर है, लीटर इनवर्स है, ठीक है। O2 के टूटने की दर देखी तो रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो सर आपने बताया था, आपने तो ये बताया था कि सांद्रता में परिवर्तन बटे लगा समय, ठीक है। लेकिन यहाँ तो सर आपने गड़बड़ कर दी। अब आप देखिए क्या गड़बड़ कर दी, चीजों को समझते हैं कैसे गड़बड़ हो गई। 8 स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक कुछ है ना है, तो 8 ग्राम लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। क्या ये सवाल सही है? तब आपने बताया था, आपने कहा था सर कि ये स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक अगर असमान है और यहाँ पे कोई गुणांक नहीं दे रखा तो हमने लगाया सर क्या 1 अपॉन ये वाला इसमें आपने पुट करा। यहाँ पे कुछ था नहीं, थाने तो हमने 1 लगा दिया, जो जो उसका था 8 ग्राम इसमें दे रखा था। सांद्रता में परिवर्तन क्योंकि टूट रहा है तो सांद्रता में परिवर्तन तो हो ही रहा है, टूटने की दर दर दे दी इसने, दर हमेशा, तो ये इसने ये दे दिया, समय कहीं चल ही रहा है तो यहाँ पे आपने लिख दिया, ये आ गया आंसर। रेट ऑफ रिएक्शन हमारा क्लियर नंबर 2। अब आता है ट्विस्ट। ट्विस्ट, क्या यह सवाल सही है? क्या गड़बड़ हम कर चुके हैं? कल मैंने आपको विशेष कहा था, विशेष जोड़ के मात्र को 4 बार पढ़ा के लिखाया था। क्या ये क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे? उसने आपके सवाल में कहा है कि आप इसको इसमें निकालो ग्राम लीटर इनवर्स में। मात्र तो मोल लीटर इनवर्स होता है मेरे हिसाब से, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। तो आपको सवाल में उसने कहा है कि आप ग्राम में निकालो। नहीं कहा, नहीं कहा तो क्या करना पड़ेगा? मोल में बदलना पड़ेगा। मोल में बदलना पड़ेगा तो क्या करना पड़ेगा? अब आइए ये गलत है, इसको सही करते हैं। तो 8 O2 का भार 32 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, चीजें क्लियर? 1 अपॉन 4 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स 0.5 0.5। यहां तक चीजें क्लियर? 0.5 क्या आपको गुणा भी नहीं, 0.25। यहां तक चीजें क्लियर? समझ में आ गई? इस बात का विशेष ध्यान रखना। उसने उनको कहा है ग्राम में, उसने उनको टर्म दिए, टर्म में उसने ये नहीं कहा, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन आप ग्राम में लिखिए। रेट ऑफ रिएक्शन उनको पता है, मात्रा होता है मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, तो हमको उसको मोल में बदलना पड़ेगा। मोल में बदलने के लिए उसके टूटने की दर दे दी और उसका परमाणु भार का भाग लगा दे तो मोलों की संख्या आती है, मोल में परिवर्तन करते तो ये आपको दिया गया भार बटे परमाणु का भार, दैट इज मोल में आपको पढ़ा दिया गया, मोल में आपको पढ़ाए होंगे। आवश्यक चीजों को कांसेप्ट लेना, दिया गया भार बटे परमाणु भार, मोल में कंसेप्ट, मोल में चेंज हो गया 1/4 1/4 का 0.25 0.25। आइए चीजों को यहां से क्लियर करते हैं। अब आते हैं दूसरा। पहला रेट ऑफ रिएक्शन रेट, रिएक्शन रेट आप लिखिए फटाफट जल्दी से। ये तो आपको समझाने के लिए था। रिएक्शन रेट आप कैसे लिखेंगे जल्दी से? R बराबर 8 की तरह से वो टूट रहा है 32 मोल ग्राम मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, दैट इज 1/4 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, तो 0.25 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। तो ये आ गया इसका रेट ऑफ रिएक्शन। पहला सवाल क्लियर। दूसरा सवाल, ये सवाल आपने लिख लिया होगा मेरे हिसाब से, उम्मीद है। दूसरा सवाल इसके दूसरा, इसमें दूसरा सवाल क्या दे रखा है? SO2 के बनने की दर ग्राम लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। SO2 के बनने की दर ग्राम लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स में, SO2 के बनने की दर ग्राम लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स में सबसे पहले रेट ऑफ रिएक्शन DSO2/dt ये इसने पूछ लिया। तो बनने की दर, अब इसने क्या पूछी है? इसने पूछा है ये, इसने पूछा है ये, दैट इज प्रोजेक्ट के प्रोडक्ट के बारे में पूछ लिया इसने। तो यहाँ पे SO2 बन रहा है और टूट रहा है। अबे गधो, टूटना लिखा है यहाँ पे, टूटना, टूटने की दर, क्योंकि SO2 तो रिएक्टेंट है, बनेगा कैसे? तो DSO2/dt ये इसने पूछ लिया। अबे भाई इसने पूछ लिया, अब क्या करना है? आइए, और स्टोइकियोमेट्रिक कितना दे रखा है? तो 1/2 1/2 लगा दिया आपने।
रेट ऑफ रिएक्शन आपको पता है, रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखते हैं, R बराबर 1/2 d SO2/dt। यहाँ तक चीजें क्लियर। R आपने कितना निकाला है, 0.25 निकाला है मेरे हिसाब से, तो 1/2 एंड डी SO2/dt। ठीक है, इसको इधर गुणा करो, गुणा कर देंगे आप, क्या आएगा आंसर, 0.5 बराबर DSO2/dt। क्या ये आंसर है, आंसर नहीं है, उसके ऊपर पढ़ो ग्राम मीटर इनवर्स। आप यहाँ पे उसको मोल में परिवर्तित कर चुके हो, तो आपको फिर से क्या करना पड़ेगा, उसको ग्राम में बदलना पड़ेगा। तो वहां पे क्या किया था, परमाणु भार का क्या लगाया था, भाग, यहाँ पे परमाणु भार का क्या कर देंगे, गुणा, 2/dt DSO2/dt। सवाल सॉल्व करते रहना, इसका आंसर आएगा 32 ग्राम लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। यहाँ तक चीजें क्लियर। कुछ नहीं, आप इसको दिमाग में फॉर्मेशन रखना, और यहाँ पे इसका ये मात्रक का वो दे रखा है ना, किसमें पूछ रहा है, ग्राम में पूछा था, वो ग्राम में परमाणु भार से गुणा करना पड़ेगा, अगर मोल में पूछा तो परमाणु भार का भाग लगाना पड़ेगा। यहाँ तक चीजें क्लियर। अगला ये फटाफट लास्ट क्वेश्चन है, SO3 के बनने की दर। बनने की दर दैट इज दैट, कॉपी कर लेना, इसमें डिटो कॉपी हो जाएगा। क्या होगा, R बराबर हम जानते हैं 1 अपॉन कितना है, 2 d SO3/dt। ठीक है, R का मान हमने कितना निकाला है, R का मान हमें कितना पता है, पता है नहीं पता, नहीं पता, 0.5। R का मान आया था हमारे पास 0.5। 0.5 कैसे आया था, ये कहीं गधों को ये भी समझ में नहीं आएगा, तो उसके लिए समझाना पड़ेगा आपको। यहाँ पे 0.25 था, 1/2 था DSO2/dt। इसको 2 से गुणा कर देना यहाँ पे, तो ये 0.5 DSO2/dt। DSO2/dt चीजें समझ में आई, काई में, ये काई में ग्राम, ये ग्राम में क्या, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, ये था इसका आंसर। ये इसमें काय में बदलना पड़ेगा ग्राम में, तो SO2 का कितना होता है, 32। SO2 का कितना होता है बताइए, SO2 का कितना होता है, SO3, SO3 का पूछा है उसने, SO3 का 32, 48 प्लस 32 कितना हो गया, 80। कैसे आएगा 48 32, ये भी बताना पड़ेगा क्या, सल्फर का 32 16 दिया 48, 48 प्लस 32 80, तो 0.5 गुणा 80 बराबर, यहाँ पे इसको हटाओ, 40, 40 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स आंसर, 40 ग्राम लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स आंसर। ग्राम में आंसर निकालना है, दोनों का आंसर ग्राम में आएगा, पहला मोल में पूछा था। ये सवाल इंपॉर्टेंट है, एक ही सवाल में सब पूरी टाइम इसने क्लियर करा दी है। तो अब आप इसमें कर लेना, इसको देख के आज का सेशन यहीं तक है। कल इफेक्टिव पॉइंट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शंस, मतलब अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक सीखा जाएगा। आज के लिए इतना ही, उम्मीद है सेशन पसंद आया होगा। लास्ट के सवाल का जोड़ देना है, लास्ट में इस सवाल पे जोड़ देना है, वरना एक ही सवाल से आपको जहां जब सवाल आता है तो ये सब अटका देते हैं, बहुत दिमाग लगाना पड़ता है। टर्म्स का ध्यान रखिए, फिर मैं आपको बताऊंगा, फिर एक बार दिखाऊंगा मात्रा, यहाँ पे मात्रा आप इसको दिमाग में 4 बार लिख लेना अपने घर में, मोल लीटर इनवर्स